जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूरे भारतवर्ष में इसके प्रभावितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। अतः हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखाने की आवश्यकता नहीं है और हमको सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा और अपने चिकित्सकों द्वारा बताई गई सारी सावधानियों का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है। आज भले ही लॉकडाउन की स्थिति समाप्त कर दी गई है और अनलॉकडाउन आरंभ हो चुका है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक घरों के अंदर ही रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। साथ ही बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं और घर लौटने पर या बाहर कार्यरत होने पर हर घंटे 20 सेकंड तक कम से कम हाथों को साबुन से धोएं या फिर किसी अच्छे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें अपने हाथों को और अपने यंत्रों औजारों को जिन पर हम काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपना कार्य भी संपादित कर सकते हैं और साथ ही साथ कोरोना से बचाव भी कर सकते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे चिकित्सक से जो गोरखपुर में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान किए और जिन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आरंभिक दौर में, बल्कि कहें कि सबसे आरंभिक दौर में अपनी सेवाएं प्रदान की। आप हैं डॉक्टर प्रभाकर सेठ। डॉक्टर प्रभाकर सेठ से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बीआरडी मेडिकल कॉलेज का आरंभ हुआ और उसकी आरंभिक गतिविधियां किस प्रकार की थीं। साथ ही साथ डॉक्टर सेठ की सांस्कृतिक और कला के संदर्भ में जो अभिरुचियां थीं उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस बातचीत के अलावा हम आपको मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज में लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं डॉक्टर प्रभाकर सेठ के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। आज हम हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो यूं तो पेशे से चिकित्सक रहे हैं, वरिष्ठ डॉक्टर रहे हैं, लेकिन आपने कला और संस्कृति को इतना प्रोत्साहित किया है कि आपकी भूमिका एक समाज सेवी के रूप में, एक कला प्रेमी के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ती है एक चिकित्सक की तुलना में। हालांकि चिकित्सक के रूप में आप बहुत सफल रहे। आपका गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। आपके विषय में बताया जाता है कि आप इस मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्रोफेसर रहे आप, और आपने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की। आप हैं डॉक्टर प्रभाकर सेठ।
जो यद्यपि वर्तमान में गाजियाबाद में निवास कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर के साथ आपका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोविड-19 के दौर में उन्होंने किस प्रकार से इस बीमारी का सामना किया, किस प्रकार से उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया इस बीमारी से बचने के लिए। साथ ही साथ जो लॉकडाउन की जो परिस्थितियां रही, जिसमें व्यक्ति अपने अपने घरों में बंद थे और उनके सामने अपनी मानसिक क्षमताओं को, मानसिक संतुलन को ठीक ठीक बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में कला और संगीत किस प्रकार से हमारे लिए बहुत संबल प्रदान करने का माध्यम बन सकता था, ये सारी बातें डॉक्टर सेठ से हम जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम आपकी पुरानी यादों की तरफ आपको ले चलना चाहेंगे। आप गोरखपुर में लगभग 1 दशक तक रहे। मैं करीब 2 दशक का, ये करीब 19 साल रहा मैं वहाँ। अच्छा। किस साल में आप गोरखपुर आए थे डॉक्टर साहब? मैंने 14 जुलाई सन 72 को ज्वाइन किया था। हाँ। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का पहला बैच अगस्त 72 में एडमिट हुआ था। जी। यानी कि आरंभ जब हुआ इस मेडिकल कॉलेज का, पहले बैच की शुरुआत हुई, तब मैं उस कॉलेज में पहला प्रोफेसर था। जी के बाद जी, क्या बात है। तो आज जो कोविड-19 की जो स्थिति है, उसमें गोरखपुर और आसपास के कुछ जिले, इन सब के कोरोना से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। आज इन 4 जिलों में कहीं भी कोई भी कोविड से संबंधित इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो उसका सर्वोच्च केंद्र यही मेडिकल कॉलेज है, और यहीं पे जांच की सुविधाएं भी हैं कोरोना से संबंधित। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और उसके आप प्रथम प्रोफेसर हैं। इसके स्थापना के दिनों से आप जुड़े हुए हैं इससे। तो सर, कुछ बताएं कि कैसा वो मेडिकल कॉलेज जब स्थापित हुआ तो उसका क्या इतिहास रहा, कैसे इस गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का विचार आया, और आप कैसे यहाँ आए सर? साहब, मैं इसके पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज में एज रीडर काम कर रहा था। हाँ। तो मेरे पास में ये चॉइस पूछी गई, गवर्नमेंट से लेटर आया कि क्या आप गोरखपुर एज प्रोफेसर जाना चाहेंगे। तो मुझको ऑफर दिया गया और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। क्या बात। अच्छा सर, कहा जाता है कि गोरखपुर उस समय बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, बीमारों की यहाँ संख्या बहुत ज्यादा थी, यहाँ बाढ़ की समस्या, मच्छरों की समस्या, ये सब बहुत बताए जाते थे, तराई क्षेत्र होने के कारण। तो वो तो कैंपस में भी हम लोगों ने बहुत फेस किया। हाँ। क्योंकि जो अगर आप इसका स्थल देखें तो ये तश्तरी की शेप में वो एरिया था। हाँ। तो कहीं भी पानी बरसता था तो वो पानी पूरा ढल करके मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आ जाता था। जी। कॉलेज की शुरुआत सबसे पहले असुरन चौराहे के ऊपर एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है जी। तो उस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में कुछ एरिया ले करके फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री की टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ जगह ले करके कॉलेज की शुरुआत हुई। अच्छा। बच्चों का जो एडमिशन था वो 8 अगस्त 1972 को हुआ और उनको रहने का स्थान मेडिकल कॉलेज में ही दिया गया था। हाँ। मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल में जगह स्थापित थी, वहां पर एक ऐसा मैं कहूं कि अरेंजमेंट किया गया कि उसी जगह पर स्टूडेंट्स भी थे और हम लोग भी सब वहीं रह रहे थे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया कुछ बना नहीं था। जी। उस समय मैं अकेला ही आया था। हाँ। लेकिन 73 में फैमिली की भी शिफ्टिंग हुई और फैमिली को भी उसी हॉस्टल में एकोमोडेट करना पड़ा, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया तैयार नहीं था। जी। वो 75 में मिला और हमारा मेन मेडिकल कॉलेज भी 75 तक बन के तैयार हुआ। जी। उस समय हमने अपने कॉलेज की शिफ्टिंग पॉलिटेक्निक से यहाँ पर करवाई 1975 में। जी। ये सारा शिफ्टिंग का काम मेरे ही द्वारा संपन्न करवाया गया। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी शक्ति महारे विद्यार्थी थे। हमारे पास उस समय तक करीब 150 विद्यार्थी आ चुके थे। जी। 2 बैच हो चुके थे, तीसरे बैच का एडमिशन हो रहा था। हाँ। इस तरीके से करके करीब 150 विद्यार्थी हमारे पास आ चुके थे। जी। तो हमारे विद्यार्थी हमारी स्ट्रेंथ थे, तो जहाँ हमको लेबर की जरूरत पड़ती थी, हमारे विद्यार्थी करके हमको हेल्प करते थे। क्या बात है। श्रमदान भी करते थे वो विद्यार्थी। जी। और ये मेरा सौभाग्य था कि उन बच्चों के साथ में मैं क्लास में तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। हाँ। लेकिन अदरवाइज आई वॉज वेरी फ्रेंडली टू देम। बहुत दोस्ती के साथ में हमारा उनका निभाव होता था। क्या बात है। तो ये इसका मुझको उनसे आज तक फायदा मिल रहा है और मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ
कि मैं संसार में जहाँ जहाँ गया जी, मुझको अपना विद्यार्थी मिला। क्या बात है, क्या बात है सर। यूं तो कहा जाता है कि चिकित्सक का जो पेशा है वो अपने आप में नायाब है, वो ईश्वर की शक्ति उसके साथ होती है और वो लोगों को जीवन दान देने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इसका बड़ा सम्मान भी है। सर, जब आप चिकित्सा क्षेत्र में आए थे और जब आप एक चिकित्सा विद्यालय को आप इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो आपके सामने सर कैसा आदर्श था उस समय? विद्यार्थी तो पढ़ने के लिए आए हैं, वो पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, चले जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी के अंदर वो भाव पैदा करना, सेवा भाव, विद्यार्थियों के साथ में मिलके एक माहौल पैदा करना पड़ता है। हाँ, उनको बताना पड़ता है कि क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए हमें उनका पूरा सहयोग मिला। कभी कभी कुछ विद्यार्थी कुछ नहीं भी करना चाहते थे, खैर कोई नहीं, वो बाद में फिर अपने आप जब देखते हैं कि सबका सहयोग मिल रहा है तो वो भी सहयोग करने को तैयार हो जाते थे। हाँ। बना होता है बच्चों का, जी। कि कभी उस पर ये नहीं कि मेरे विचार आया कि अरे तुम नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ये सब हुए। जी, ये आवश्यक था। और उस समय तो जो हमारे मानवीय मूल्य थे वो बहुत महत्व रखते थे। अभी उतनी भौतिकता, उतना पश्चिमी प्रभाव नहीं था हमारी युवा पीढ़ी पर। फिर भी लोगों को, बच्चों को ये सिखाना कि आप सेवा भाव के साथ जब दुनिया में प्रवेश करेंगे, जब अपने पेशे में प्रवेश करेंगे तो शायद ज्यादा सफल होंगे। मुझे लगता है आपकी बातों से कि आपने जरूर इस दिशा में अपने विद्यार्थियों को प्रेरित किया होगा और उनको बराबर ही करता था। जी। अब आप ये समझिए कि कोई भी काम अगर हमको करना होता था तो विद्यार्थियों का सहयोग हम लेते थे, बुलाते थे, उनसे पूछते थे, उनकी एडवाइस भी लेते थे। तो उससे ये होता था, उनको ये समझ में आता था कि हम भी इसके एक हिस्से हैं। हाँ। अच्छा सर, जो उस समय 1975 की बात करें, अगर हम 75 में जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति थी सर, आपने जैसा बताया कि लगभग 150 विद्यार्थी होंगे, यानी कि एक बैच में लगभग 70-75 बच्चे होते होंगे। एक बैच में 50 आते थे। हाँ। बैच में फिर 50 आए, लेकिन एक स्पेशल बैच एडमिट किया गया था संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज का। अच्छा। तो उससे 50 बच्चे और बढ़ गए थे। जी। तो 150 बच्चे हो गए थे। हाँ। तो सर, समय सिर्फ MBBS की ही पढ़ाई होती होगी, MD तो आरंभ हुआ नहीं होगा, MD क्लासेस? ग्रेजुएशन नहीं स्टार्ट हुआ था। जी। सिर्फ MBBS की ही पढ़ाई थी और 5 साल का कोर्स था। हाँ। अच्छा सर, उस समय जो माहौल था, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, हम ऐसे भी पिछड़े इलाके के माने जाते हैं, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश थोड़ा पिछड़ा है, तो कैसे इस यहाँ के पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा था सर? जो आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत अच्छे विद्यार्थी भी मिले हैं आपको। पढ़ाई की जगह की पिछड़ेपन से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। हाँ। जो टीचर पढ़ाता है और जो विद्यार्थी ग्रहण करता है, जी, वो एक अपना अलग स्टेटस होता है। और जो टीचर्स हमारे यहाँ आए वो सभी एक्सपीरियंस टीचर थे, दूसरे मेडिकल कॉलेज से ट्रेंड ट्रांसफर होकर के आए। तो इस तरीके से टीचर का स्टैंडर्ड खुद अच्छा था, तो विद्यार्थी का स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही था। जी। अच्छा सर, यहाँ मरीजों की क्या स्थिति थी? जो उस समय कहते हैं लोग कि बहुत ज्यादा मरीज भी आया करते थे, और न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के बल्कि बिहार का जो सटा हुआ इलाका है वहाँ से भी बहुत मरीज आते थे, जो कि आज भी आते हैं। उस दौर में कैसी स्थिति थी सर? उस दौर में भी बहुत ज्यादा आया करते थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की एक अपनी छवि दिमाग में होती है पब्लिक के, मेडिकल कॉलेज है इसलिए वहाँ जाना है। तो बहुत दफा सिर्फ आउटडोर की सर्विस हमारे पास अवेलेबल थी, इंडोर की था। और इंडोर धीरे धीरे बढ़ा और उसमें फिर मरीजों की भर्ती भी की गई। लेकिन पहले सिर्फ बाह्य विभाग या आउटडोर की फैसिलिटी से पेशेंट की ट्रीटमेंट किया जाता था। और उस ट्रीटमेंट के लिए तब तक 75 में सारा मेडिकल का क्लिनिकल स्टाफ भी आ चुका था, और धीरे धीरे और स्टाफ मेंबर्स की भी बढ़ोतरी हो रही। जी। यानी कि ये 76-77 आते आते ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया, एस्टेब्लिश हो चुका था। जी। डॉक्टर प्रभाकर सेठ से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मोहम्मद खलील और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। भैली बाबा के नगरिया, भैली बाबा के नगरिया, सपन अनुया आवे जीवा, याद आवे जीवा, याद आवे जीवा, तूनु भरी भरी आवेला, नैन
बाबा गोदिया खेलावे, बाबा गोदिया खेलावे खलिहनवा रे। याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। बैठी नीमिया के छैया, बैठी निमिया के छैया, ओई महुइया तरकी कुइया, कोई महुइया करके कुइया, संगवा खेलिया खेलत जब लागी हम पैया। संगवा खेलिया खेलत जब लागी हम पैया। गुइया माने नाही, गुइया माने नाही, एक कहन मानू रे। याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। भैली बाबा के नगरिया सपन मानू रे। याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। दिनवा बीती गईले तानी को सजग नाही भैली, दिनमा बीती गईले तनी को सजग नाही भइली। हम हंसत खेलत इतना जन ही ना पवली। हम हंसत खेलत इतना जन ही ना पौली। मोरा जन्म के, मोरा जन्म के छुट्टी है भवन मानू रे। याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। भैली बाबा के नगरिया सपन मानू रे। याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा, याद आवे दीनवा। और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रभाकर सेठ से की गई बातचीत का शेष अंश। सर, ये जो चिकित्सा का क्षेत्र है इसमें तो लगातार शोध कार्य होते रहते हैं, नए नए रिसर्चेज आते रहते हैं और विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स को भी खुद भी अप टू डेट रहना पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र है सर, इसमें अभी आपको कैसा लग रहा है कि जो प्रगति हुई है भारत में, खास करके जो चिकित्सा क्षेत्र में की प्रगति से आप कितना संतुष्ट हैं सर भारतवर्ष की? संतुष्ट हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो पूरे संसार में छाए हुए हैं। हाँ। और उनके ही अभी मैं कल परसों एक ही न्यूज पढ़ रहा था। जी। हमारे मेरठ का एक विद्यार्थी, जी। उसने डबल ट्रांसप्लांट लंग्स का एक कोविड पेशेंट पे किया। हाँ। और ये अमेरिका में सर्जरी हुई। जी। तो अभी आप ये समझिए कि हमारे विद्यार्थी की कैपेसिटी क्या है कि उसकी सर्जरी के लिए लंग ट्रांसप्लांट संसार का सबसे पहला जी हिंदुस्तान के विद्यार्थी ने किया, जो कि मेरठ का रहने वाला था। और मैं समझता हूँ मेरठ का ही ग्रेजुएट रहा होगा। जी, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के शोध कार्य में भी लगे हैं और जो हाईली रिस्की जो मरीज आते हैं उन पर भी वो काम। वो आज की समस्या जो है कोविड-19 वो उसी का पेशेंट था। हाँ। और उसमें डबल ट्रांसप्लांट उसका किया गया। जी। अच्छा सर, ये जो वर्तमान दौर है कोविड-19 का, लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं इसको भारतवर्ष में प्रवेश किए हुए। यद्यपि कहा जाता कि चीन के वुहान शहर से ये शुरू हुआ और पूरे दुनिया को अपनी चपेटे में ले लिया। भारत में थोड़ा सा देरी हुई इसको आने में, और लेकिन जिस तरीके से इसको रोकने के प्रयास किए गए, सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन किया और एयरपोर्ट्स को सील किया, ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई सर, ये डॉक्टर होने के नाते आप इस स्ट्रेटजी से कितने संतुष्ट हैं सर? हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई वो बहुत ही अच्छी और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको
हेल्दी रखने के लिए ये बहुत आवश्यक था। लॉकडाउन होना बहुत अच्छा था और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई रखना, साबुन से हाथ धोना और दूसरे एल्कोहलिक सोल्यूशन से अपने हाथ पांव को साफ करना, ये बहुत ही जरूरी एक प्रक्रिया है। तो पूरा करने के लिए सरकार ने पूरा प्रयास किया और सबको एजुकेट किया। जी। अब अगर अनलॉक हो रहा है तो गवर्नमेंट अनलॉक तो करवाना पड़ेगा ही, क्योंकि देश की प्रगति, बिजनेस के अगर बंद रहेगा तो सब खाएंगे कैसे और कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो एजुकेशन हमारे पब्लिक को दे दी गई, आज उस पब्लिक को उस एजुकेशन को पूरी तरीके से फॉलो करने की आवश्यकता है। अगर वो सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आगे उनके इससे रिकवर करने में देरी होती ही जाएगी। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि हमारे इस कॉलेज के डेवलपमेंट के प्रयास में मेरे ऊपर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। सब तरीके के बच्चों के साथ में मिल करके काम करवाना। मेरे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के कार्यकाल में फिजियोलॉजी विभाग संभालने के अतिरिक्त कई अन्य उत्तरदायित्व भी थे। उनमें से एक था विद्यार्थियों का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाना। इस कार्य में मुझे मेरी पत्नी, विख्यात सुगम संगीत गायिका श्रीमती उषा टंडन जी का भरपूर सहयोग मिला। मैं इस पे चर्चा करने अभी आ ही रहा था, लेकिन सर उससे पहले एक और बात जानना चाहेंगे कि ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पीजी के कक्षाएं कब आरंभ हुई? आपके दौर में ही शुरू हो गई थी या कि उसके बाद हुई? जी हाँ, मेरे सामने हो गए थे। आरंभ में कौन कौन से डिपार्टमेंट आरंभ हुए थे सर? सबसे पहले तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद में पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको कि कम्युनिटी मेडिसिन भी कहा जाता था, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फॉरेंसिक मेडिसिन, यानी लीगल पार्ट ऑफ द मेडिसिन। जी। और उसके साथ ही साथ मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनाकोलॉजी और ऑफ्थेल्मोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स के साथ में फिर और एंसिलरी डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे एनेस्थीसियोलॉजी, जो कि सर्जरी के साथ में जुड़ा होने की आवश्यकता होगी। ये सारे प्रोग्राम्स चॉक आउट करके और इन डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट किया गया। जी। अच्छा सर, पल्मोनरी डिजीजेस का जो डिपार्टमेंट होता है अलग से, वो कब आरंभ हुआ सर इसका? तो स्टार्ट हो गया था साथ ही। अच्छा सर, आज की जो कोविड-19 की जो समस्या है वो पल्मोनरी विभाग से ही संबंधित ज्यादा है, तो इसलिए आप क्या सोचते हैं सर कि इसके विषय में जो शोध हो रहे हैं, ये इसका टीका ढूंढा जा रहा है, इसकी वैक्सीन या इसकी जो सटीक जो दवा, क्योंकि अभी कह रहे हैं लोग कि जो इलाज हो रहा है वो हम लोग अभी अंधेरे में इलाज कर रहे हैं, कोई इसकी सीधी जानकारी नहीं है कि ये बीमारी किस प्रकार की है और इसके लिए क्या इलाज होना चाहिए। तो ऐसे में चूंकि आप फिजियोलॉजी के रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है सर कि किस दिशा पे इस पे शोध किए जाएं ताकि इस कोविड-19 को पूरी तरह से खत्म किया जाए या नियंत्रित किया जा सके? शोध तो सही दिशा में चल रहे हैं। प्रयास हो रहा है कि इसकी वैक्सीन मिल जाए। जी। बहुत से देश ये भी कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना ली, लेकिन उसका जब तक कि पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक कैसे पता चलेगा कि वो कितनी सक्सेस उसमें है। लेकिन प्रयास जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से कि फ्लू 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था और उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि ये उस समय कोई हमारे पास उसकी दवा नहीं थी, आज इसकी अगर आज हमारे पास दवा नहीं है तो आगे आते हुए वर्षों में हम इसके ऊपर जरूर इससे मुक्ति पाएंगे और इस पर हमारी विजय होगी। बिल्कुल, ये एक डॉक्टर का विश्वास है, आत्मविश्वास है कि कोई भी बीमारी आएगी उसका निदान जरूर निकलेगा। सर, हम बातचीत के दूसरे पहलू पे आना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सांस्कृतिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं। आप भले चिकित्सक हैं, लेकिन आपकी आर्ट एंड कल्चर में बहुत रुचि रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी धर्मपत्नी उषा टंडन जी, जो इतनी बड़ी प्रतिभावान और इतनी प्रसिद्ध कलाकार हैं, उन्होंने जिस तरीके से संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाया और गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर इत्यादि जगहों पर जिस प्रकार से उनकी संगीत के कार्यक्रमों में भागीदारी रही, वो निश्चित है कि वो तभी संभव हुआ होगा जब आपकी भी रुचि रही होगी संगीत में। ये ऐसा है कि पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी और सहायक होते हैं। जी, पूरक होते हैं सर,
पूरा। जी जी। ये मेरा एक अपना इस तरीके का विचार नहीं है, बल्कि ये एक सत्यता है हाँ, कि वो उनको अगर कोई, मैं कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटी से, जो एनुअल कल्चरल प्रोग्राम हमारा होता था उससे मैं जुड़ा हुआ था, जी। तो अपने विद्यार्थियों से प्रोग्राम करवाने के लिए उषा जी से मैं पूरा उनका गाइडेंस करवाता था। क्या बात है, क्या बात है। उस समय रेडियो की उत्पत्ति हो चुकी थी। हाँ, राहत अली साहब भी उस समय आ गए थे, जी, तो जी, हमारे कल्चरल प्रोग्राम के टाइम पर हम उनका भी सहयोग लेते थे। क्या और बात वहाँ है, क्या बात है। डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करके वहाँ की जो भी सहायता की जरूरत होती थी वो हमको मिला करती थी। हाँ हाँ हाँ। और इस सब कल्चरल के साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जीवन में उनका सहयोग मेरे डेवलपमेंट में भी रहा है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। जी, क्योंकि जी, जी, जी। उन्होंने हमेशा मुझको आउट ऑफ द वे जा करके अपने सेहत का ख्याल न करते हुए भी बहुत से ऐसे मौके आए जिंदगी में जब उन्होंने अपने पूरा सहयोग दे करके मेरा आगे बढ़ने में मुझको हेल्प किया। जी 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 जी। ये तो बिल्कुल सत्य है। उषा जी जिस प्रकार से संगीत के प्रति डेडिकेटेड थी, जिस प्रकार से उनकी समर्पण था, समय अपना पूरा पूरा संगीत को देती थी, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे अवसर मिले जिसमें वो विदेश भी जा सकती थी, विदेशों के बहुत सारे दौरे मिलते, उनको बहुत नाम मिलता, बहुत पैसा मिलता, लेकिन उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए उन्होंने वो सारे ऑफर त्याग दिए थे। ये भी बहुत बड़ी बात कहा जा सकता। कहते हैं कि फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े पार्श्व गायक मुकेश जी ने ऑफर किया था उषा जी से कि आप चलिए मेरे साथ मॉरिशस का दौरा, और उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए छोड़ दिया था उसको। यही कहा था मुकेश जी ने। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, और आप दोनों एक दूसरे के पूरक रहे और दोनों को अपने अपने स्तर से बेहतर सहयोग करते रहे। सर एक व्यक्तिगत सवाल पूछना मैं चाहूंगा कि क्या आपको भी गाने की रुचि रही है? नहीं साहब, मैं गाने को तो हर आदमी का गुनगुनाता है, जी जी, लेकिन सुर और लय का होना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे सर कि आप अपने उम्र के 9वें दशक में हैं, तो इस उम्र में भी आप इतने प्रसन्न चित्त हैं और अपने को मेंटेन किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात हमें लग रही है। और ये अपने अंदर की कामना होती है। जी और जी, आप अगर प्रसन्न रखना चाहें तो आप रहेंगे, और दुखी रखना चाहें तो आप दुखी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसकी पूरी प्रयास रहता है, और वही आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जी 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 जी। और संगीत की इसमें भूमिका बहुत बहुत होती होगी, ये हम महसूस कर सकते हैं। सर चलते चलते जाने से पहले आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे सर? मैं श्रोताओं को इस बात के लिए कहूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है उस पर हम लोग कायम रहें, और साथ ही साथ में जो सरकार द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस हैं उनका पूरी तरीके से प्रयोग करें, तो हमारे बीमारी से बचे रहने में काफी सहायता और सफलता मिलेगी। जी 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 जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने पुरानी यादों को ताज़ा किया और अपने जो मेडिकल कॉलेज के आरंभिक दौर के जो संस्मरण हैं उनको हमसे साझा किया, और इतनी अच्छी बातें बताई चिकित्सा के क्षेत्र की। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर सेठ। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।